सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विद आर के यादव में स्वागत है। जैसे कि मैं आज यूपीएससी आईएएस में 2017 जीएस पेपर 4 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा। 2013 से लेकर अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हुए हैं सबको मैं आंसर राइटिंग के रूप में हल करा रहा हूं। अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न है, आप किसी संगठन के मानव संसाधन विभाग के अध्यक्ष हैं। एक दिन कर्मचारियों में से एक का ड्यूटी करते हुए देहांत हो गया। उसका परिवार मुआवजे की मांग कर रहा था, किंतु कंपनी ने इस कारण से मुआवजा देने से इनकार कर दिया है क्योंकि कंपनी को जांच द्वारा ज्ञात हुआ कि कर्मचारी दुर्घटना के समय नशे में था। कंपनी के कर्मचारी मृतक कर्मचारी के परिवार को मुआवजा देने की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष ने आपसे इस संबंध में सलाह देने को कहा। प्रबंधन मंडल को आप क्या सलाह देंगे? अपनी दी गई सलाहों में से प्रत्येक के गुणों और दोषों की चर्चा कीजिए। सबसे पहले देखिए, प्रश्न का प्रारूप लंबा है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद सावधानी पूर्वक उत्तर को दीजिए। चलिए हम सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखते हैं, उसके बाद मुख्य भाग मेन बॉडी पार्ट, अंत में हम कंक्लूजन निष्कर्ष को लिखेंगे। सबसे पहले हम भूमिका को लिखते हैं। यह स्थिति कानूनी दायित्व, कर्मचारी अनुशासन, मानवीय संवेदना और औद्योगिक शांति के बीच संतुलन की मांग करती है। अतः निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी और मानवीय होना चाहिए। ठीक, ये आपका हो गया मुख्य भाग भूमिका के रूप में। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले हम पूर्ण मुआवजा देना के बारे में देखेंगे। गुण के बारे में, मृतक के परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, कर्मचारियों का विश्वास बढ़ेगा तथा हड़ताल समाप्त होने की संभावना होगी। अब हम दोष के बारे में देखेंगे। नशे में ड्यूटी करने जैसी गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिल सकता है और सुरक्षा नियम कमजोर पड़ सकते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, मुआवजा पूरी तरह अस्वीकार करना है। सबसे पहले हम गुण के बारे में देखेंगे। संगठन में अनुशासन और सुरक्षा नियमों के पालन का स्पष्ट संदेश जाएगा। अब हम उसके दोष के बारे में देखेंगे, क्या क्या दोष है। परिवार के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई देगी तथा कर्मचारियों में असंतोष और अविश्वास बढ़ सकता है। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलेंगे। मेरी सलाह कानून सम्मत एवं मानवीय समाधान के विषय में होनी चाहिए। सबसे पहले नशे की स्थिति की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि कानूनन मुआवजा दे है तो पूरा मुआवजा दिया जाए, अन्यथा कंपनी के कल्याण कोष से अनुग्रह सहायता, बीमा लाभ तथा बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता दी जाए। साथ ही कर्मचारियों से संवाद कर हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास किया जाए। ठीक, अब हम इसके गुण के बारे में देखेंगे। न्याय, करुणा और संगठनात्मक हित में संतुलन बनेगा। अब हम इसके दोष के बारे में देखते हैं। भविष्य में ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट नीति बनानी होगी। अब हम सीधे प्रश्न के उत्तर के लास्ट प्रारूप पे चलते हैं, निष्कर्ष। ठीक है, क्योंकि हमको प्रश्न को 200 से 250 शब्दों में लिखना होता है। 250 शब्द दिया तो आप अमूमन 220 शब्द लिखिए तो आपको उत्तर बेस्ट माना जाएगा। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। संगठन को नियमों में दृढ़ता और मानवीय दृष्टिकोण में संवेदनशीलता अपनाते हुए ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो कानून, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व तीनों के अनुरूप हो। ठीक, अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। आप एक स्पेयर पार्ट कंपनी ए के मैनेजर हैं और आपको एक बड़ी उत्पादक कंपनी बी के मैनेजर से सौदे के लिए बातचीत करनी है। सौदा अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक है
तथा आपकी कंपनी के लिए यह सौदा प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। डिनर पर सौदा किया जा रहा है। डिनर के पश्चात उत्पादक कंपनी बी के मैनेजर ने आपको आपके होटल अपनी गाड़ी से छोड़ने का प्रस्ताव किया है। होटल जाते समय कंपनी बी के मैनेजर से एक मोटरसाइकिल को टक्कर लग गई, जिससे अब देखिए प्रश्न का प्रारूप चेंज हो रहा है। अब प्रश्न को आप सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। जिससे मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। आप जानते हैं कि मैनेजर तीव्र गति से गाड़ी चला रहा था और गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा था। विधि प्रवर्तन अधिकारी इस घटना की जांच करने के लिए आते हैं और आप इस घटना की एकमात्र प्रत्यक्ष साक्षी हैं। सड़क दुर्घटनाओं के कड़े कानूनों को जानते हुए आप इस बात से अवगत हैं कि आपके इस घटना के सच्चे बयान से कंपनी बी के मैनेजर पर अभियोग चलाया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सौदा होना खतरे में पड़ सकता है और यह सौदा आपकी कंपनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किस प्रकार की दुविधाओं का सामना करेंगे, इस परिस्थिति के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ठीक, अब इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है डिटेल से। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। यह परिस्थिति व्यवसायिक हित, मानवीय संवेदना, सत्यनिष्ठा और कानूनी दायित्व के बीच नैतिक द्वंद्व उत्पन्न करती है। मेरे लिए सौदा का महत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव जीवन और कानून उससे ऊपर है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले हम प्रमुख दुविधाएं देखेंगे। सत्यनिष्ठा बनाम व्यवसायिक लाभ के बारे में। सच बोलने से महत्वपूर्ण सौदा प्रभावित हो सकता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मानवीय जीवन बनाम कंपनी हित, घायल व्यक्ति की सहायता और न्याय सुनिश्चित करना बनाम कंपनी का आर्थिक लाभ, दूसरा पॉइंट होगा। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। व्यवसायिक निष्ठा बनाम कानून का पालन, सौदे के संभावित लाभ को बचाना या कानून के प्रति कर्तव्य निभाना होगा। अगला पॉइंट है अल्पकालिक लाभ बनाम दीर्घकालीन प्रतिष्ठा, झूठ से तत्काल लाभ लेकिन भविष्य में विश्वास और प्रतिष्ठा की हानि होगी। अब हम इसमें उसकी क्या प्रतिक्रिया है के बारे में देखेंगे। सबसे पहले घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। पुलिस को घटना का सत्य, निष्पक्ष और पूर्ण विवरण दूंगा। कंपनी बी के मैनेजर के दबाव या संबंधों से प्रभावित नहीं होऊंगा। सौदे को दुर्घटना से अलग रखते हुए कंपनी ए के हितों की सुरक्षा कानूनी एवं नैतिक साधनों से करूंगा। आवश्यकता पड़ने पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराऊंगा। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सौदा खोना आर्थिक क्षति हो सकती है, लेकिन सत्य और न्याय खोना नैतिक पतन है। अतः मैं सत्य का पक्ष लेते हुए कानून के अनुसार कार्य करूंगा। दीर्घकाल में यही निर्णय कंपनी ए की विश्वसनीयता और मेरी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा को मजबूत करेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक मकान जिसे 3 मंजिल बनाने की अनुमति मिली थी, उसे अवैध रूप से निर्माणकर्ता द्वारा 6 मंजिला बनाया जा रहा था। ऐसी घटनाएं हमें अधिकतर शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं और वह ढह गया। इसके कारण कई निर्दोष मजदूर, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। ये सब में मजदूर भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए थे। सरकार द्वारा तुरंत मृतक परिवारों को नगद मुआवजा घोषित किया गया और निर्माणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। देश में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं के कारण बताइए। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आपने सुझाव दीजिए। ठीक, सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। अवैध निर्माण से होने वाली इमारत दुर्घटनाएं केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि मानवीय जीवन की सुरक्षा, कानून के शासन और नैतिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है। इनमें गरीब प्रवासी श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। सबसे पहले अब मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रमुख कारणों के बारे में देखेंगे क्या क्या कारण है। भवन निर्माण नियमों एवं स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन हुआ है। भ्रष्टाचार, मिलीभगत तथा कमजोर निरीक्षण व्यवस्था, ठेकेदारों द्वारा लागत घटाने हेतु घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ है। स्थानीय प्रशासन में जवाबदेही एवं निगरानी का अभाव देखने को मिलता है। श्रमिकों की सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती है। तेज शहरीकरण, भूमि की बढ़ती कीमत और अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई में
देरी तथा राजनीतिक प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा। अब हम इसके रोकथाम के उपाय के बारे में देखें। क्या उपाय है? निर्माण की देखिए, निर्माण की थर्ड पार्टी संरचनात्मक ऑडिट एवं नियमित निरीक्षण, स्वीकृत नक्शे से विचलन पर तत्काल निर्माण रोकना और कठोर दंड का प्रावधान करना, भवन अनुमति प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाना, अधिकारियों की जवाबदेही तय कर लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई करना, श्रमिकों के लिए हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सुरक्षित मचान एवं बीमा अनिवार्य करना, ड्रोन जीआईएस आधारित निगरानी से अवैध निर्माण की पहचान करना, दोषी बिल्डर के साथ मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सरकारी मुआवजा पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत देता है, परंतु मुआवजे से अधिक महत्वपूर्ण दुर्घटना की रोकथाम है। सख्त कानून, पारदर्शी प्रशासन, तकनीकी निगरानी और नैतिक उत्तरदायित्व के माध्यम से ही सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण शहरी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, आप एक सरकारी विभाग में सार्वजनिक जन सूचना अधिकारी पीआईओ हैं। आप जानते हैं कि 2005 का आरटीआई अधिनियम प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही की परिकल्पना करता है। अधिनियम आमतौर पर कदाचित मनमाना प्रशासनिक व्यवहार एवं कार्यों पर रोक लगाने में कार्यरत है, किंतु एक पीआईओ के स्वरूप में आपने देखा है कि कुछ ऐसे नागरिक हैं जो अपने लिए याचिका फाइल करने के बजाय दूसरे हितधारकों के लिए याचिका फाइल करते हैं और इसके द्वारा अपने स्वार्थ को आगे करते हैं। साथ साथ ऐसे आरटीआई भरने वाले कुछ लोग भी हैं जो नियमित रूप से आरटीआई याचिकाएं भरते रहते हैं और निर्माणकर्ताओं से पैसा निकलवाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की आरटीआई गतिविधियों ने प्रशासन के कार्यकलापों पर कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और संभवतः विशुद्ध याचिकाओं को जोखिम में डाल दिया है, जिनका लक्ष्य न्याय प्राप्त करना है। वास्तविक और अवास्तविक याचिकाओं को अलग करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? अपने सुझावों के गुणों और दोषों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न की अकॉर्डिंग भूमिका के लिखेंगे। आरटीआई अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य नागरिकों को सूचना देकर पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देना है। अतः कुछ लोगों को के दुरुपयोग के कारण वास्तविक आवेदकों के अधिकारों को प्रभावित करना उचित नहीं होगा। ठीक, ये हो गई आपकी भूमिका। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं, क्योंकि हम प्रश्न के अनुरूप उत्तर को देने का प्रयास कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट वास्तविक एवं अवास्तविक आवेदनों की पहचान हेतु उपाय के बारे में देखें। पहला पॉइंट है विषयगत प्राथमिकता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन, नीतिगत निर्णय आदि से जुड़ी आरटीआई को समयबद्ध ढंग से निपटाना होगा। रिकॉर्ड आधारित परीक्षण, मांगी गई सूचना उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड से संबंधित है या नहीं यह देखा जाए, आवेदक की मंशा नहीं। ठीक, अगला पॉइंट है दुरुपयोग का रिकॉर्ड, बार बार समान तुच्छ आवेदन करने वालों का डेटा बनाकर संदिग्ध पैटर्न की पहचान की जाए। अगला पॉइंट है डिजिटल निगरानी, एक ही विषय पर बार बार आवेदन तथा विभिन्न विभागों में असामान्य पैटर्न को ट्रैक किया जाए। अगला पॉइंट है सहायता एवं जागरूकता, नागरिकों को आरटीआई की उचित प्रक्रिया और सूचना के दायरे की जानकारी दी जाए। अब हम इसके गुण के बारे में देखें, क्या क्या गुण है। इससे प्रशासनिक समय की बचत, महत्वपूर्ण मामलों पर शीघ्र कार्रवाई तथा आरटीआई की विश्वसनीयता बढ़ेगी। अब हम इसके दोष के बारे में देखेंगे। अवास्तविक की अस्पष्ट परिभाषा से मनमानी, भेदभाव और वास्तविक आवेदकों के उत्पीड़न का खतरा है, इसलिए केवल आवेदक की संख्या या उद्देश्य के आधार पर आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। पीआईओ को मंशा नहीं, सूचना की वैधता पर ध्यान देना चाहिए। पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता के बीच
संतुलन ही आरटीआई की वास्तविक भावना है। धन्यवाद।